पहले क्या करो, एक दो सवाल बता दो मेरे को, उसके बाद अपन इक्वेशन ऑफ मोशन आज चालू करेंगे। तो पहले आप ये बताओ, स्लोप के बारे में तुम्हें बताया था, डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स को स्लोप कहते थे अपन, और स्लोप के लिए टेंजेंट बनाना पड़ता है, स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ती है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे स्लोप बढ़ेगा एंटी क्लॉकवाइज में। बताया था ना आपको ये सब। चलिए तो आप क्वेश्चन बता दीजिए मेरे को, लिखिए, चेहरे पे मुस्कान को लाइए और लिखिए, ऐसे एक सुंदर सा कर्व बनाओ, ये x ये t और इस तरीके से ये कर्व है, और इसके बारे में तुम्हारे पापी विचार जानना चाहते हैं हम। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कमेंट ऑन दिस ग्राफ। कमेंट करना है, ये नहीं कि तू बहुत अच्छा दिख रहा है, ऐसे कमेंट नहीं, फिजिक्स वाले कमेंट चाहिए अपने को। तो कमेंट ऑन दिस ग्राफ, सब कुछ A to Z सब कुछ लिखना है आपको, A to Z लिखना है। आंसर लिखना चालू करते हैं, बोलेगा एक एक भविष्य बोलेगा देश का। बताइए सबसे पहले इसके स्लोप के बारे में बता दो। तो हमेशा ग्राफ t बराबर 0 से बनाना चालू करते हैं, है ना। तो ग्राफ ऐसे नहीं कि सर ऐसे बना दो, ग्राफ टाइम कम थोड़ी ना होगा। तो ऑब्वियसली ग्राफ ऐसे बनाया होगा हमने। ऐसे बनाने का मतलब हम किधर घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो इसलिए स्लोप क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। ये तो फर्स्ट पॉइंट है। स्लोप का मतलब, गुस्सा मत करो, स्लोप का मतलब होता है dy बाई डी एक्स। देखो स्लोप का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स। क्या y की जगह पे x लिखा हुआ है, क्या x की जगह पे t लिखा हुआ है, क्या x को मीटर और t को सेकंड लिख सकते हैं, क्या ये v हो जाएगा। यानी स्लोप, इसका स्लोप v देता है, और वो हमें याद भी था, x का डिफरेंशिएशन v होता है, और नहीं पता हो तो ऐसे निकाल लेना। तो स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब v बढ़ रहा है। स्लोप का ही नाम, क्योंकि हमने याद किया है x का डिफरेंशिएशन v होता है, x का स्लोप v होता है, या हमने प्रूव भी किया है। तो बिकॉज स्लोप बढ़ रहा है इसलिए आप बोलोगे v बढ़ रहा है। और v को यहाँ पे अगर v बढ़ रहा है तो बताइए a की अगर आप बात करें तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा कि रिटार्डेशन होगा, क्योंकि v बढ़ रहा है तो आप बोलना एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन का साइन वैसे कुछ भी हो सकता है, प्लस भी और माइनस भी, कुछ भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा। तुम v इधर है, धक्का भी इधर दोगे तब a बढ़ेगा, है ना, तब v भी बढ़ जाएगा। तुम भाग इधर रहे हो, खींचा हमने पीछे, तो v डिक्रीज होने लग जाएगा। लेकिन सामान्यतः नॉर्मली एक्सेलरेशन का साइन लोग बाग क्या मानते हैं, प्लस। तो कोई साइन पूछ ले एक्सेलरेशन का, यहाँ पे हो एक्सेलरेशन ही रहा है, क्यों, क्योंकि आपकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, v आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा एक्सेलरेशन पॉजिटिव। वही मैं सोचूं गोरा क्यों नहीं दिख रहा हूँ। लिखिए फटाफट, आप यहाँ पे लिखिए, ये सब याद करना है। स्लोप इंक्रीज मतलब v इंक्रीज, v इंक्रीज मतलब एक्सेलरेशन। हो सकता है इसमें कोई आपसे पूछे बारे में, तो हमने आपको बताया था जब भी ग्राफ क्लॉकवाइज आएगा तो स्लोप क्या होगा उसका, डिक्रीज। एंटी क्लॉकवाइज में स्लोप इंक्रीज होगा। याद करना है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब स्लोप का मतलब tan थीटा होता है। tan 0 की वैल्यू 0 होती है, अब ये tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। तो कैसे घूम रहे हो तुम, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में स्लोप क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो इसके बारे में सब चीज़ें बतानी थी अपने को। तो अपन ने ये ग्राफ इस तरीके से बनाया होगा, देखिए ऐसे 0 से स्टार्ट होता है ग्राफ, तो टाइम 0 से, तो ये किधर घूम रहे हैं अपन, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में याद करना है स्लोप क्या होता है, बढ़ता है। या तो आपको पता हो कि x का डिफरेंशिएशन v होता है, और डिफरेंशिएशन को स्लोप कहते हैं, तो मतलब स्लोप बढ़ना मतलब v बढ़ना। तो स्लोप बढ़ना वही मैंने लिखा है, v बढ़ना। और अगर नहीं पता हो तो निकाल लीजिए, स्लोप का मतलब होता था dy बाई डी एक्स, y की जगह x है, x की जगह t है, मीटर पर सेकेंड मतलब v आ जाएगा। तो इस ग्राफ का स्लोप बढ़ रहा है मतलब इस ग्राफ का v बढ़ रहा है। स्पीड बढ़ने का मतलब होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो रहा होगा। वैसे एक्सेलरेशन का साइन कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि एक्सेलरेशन प्लस में ही होता है, लेकिन नॉर्मली गरीब लोग मानते हैं कि एक्सेलरेशन प्लस में होता है। तो कोई एक्सेलरेशन का साइन पूछे तो पहले तो कुछ नहीं बोलने का,
बोलना वो तो तेरे ऊपर है, तो कुछ भी मान ले एक्सेलरेशन का साइन, फिर भी जिद करे नहीं भगवान के लिए बता दो, तो बोलना एक्सेलरेशन का साइन प्लस ले ले भाई, खुश हो जा, समझ रहे हो क्या? वरना एक्सेलरेशन तो माइनस में भी हो सकता है, ये डायरेक्शन हो और इसी में तुम भाग रहे हो, हमने इसको माइनस मान लिया, तो v भी माइनस में a भी माइनस में, वो एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया क्या एक सारा पॉइंट? मेरे को एक पॉइंट और बता दो, इसमें पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है कि नहीं है? पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी है कि नहीं है? पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? तुम सब घर से ना एक एक ग्लूकॉन लाया करो, ग्लूकोज डी लाया करो, जब भी ऐसे आंसर दिया करो ना, यहाँ पे मैं गिलास भी रखता हूँ, उसमें थोड़ा मिला के पहले मेरे को पिला दिया करो, फिर अपने आंसर दिया करो, ताकि मैं बेहोश हूँ तो बच जाऊँ। अबे वेलोसिटी देखने से ये v है क्या? अबे v है नहीं तो देखने से कैसे पता लग सकता है? यहाँ पे लिखा हुआ है सोना और यहाँ पे लिखा हुआ है समय, मैंने बोला चांदी है तुम्हारे पास कि नहीं है? सर नहीं है। अबे सोने के बारे में बोला है, यहाँ पे x और t है, तो इसको देख के कोई नहीं, इसमें दिमाग लगा के v निकालेंगे अपन। देखने से तो क्या मिलेगा? t बराबर 0 पे x 0 है, वेलोसिटी स्पीड थोड़ी ना मिली, वेलोसिटी स्पीड तो तुम्हें निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे वेलोसिटी या स्पीड? x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप। इस पॉइंट पे अगर मैं स्लोप बनाता तो क्या ये स्लोप प्लस आता कि नहीं आता? बताया था ना ये टेंजेंट प्लस की तरफ झुका हुआ है, तो ये स्लोप प्लस में कुछ भी आता, +2 +3 +4 कुछ भी आता, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें 0 नहीं माननी है। इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालोगे? स्लोप से। सर ये कैसे पता लगेगा कि स्लोप निकालना है? रटवाया है, x का डिफरेंशिएशन होता है v, और डिफरेंशिएशन की डायरेक्शन होती है रेखा, या तो रेखा दिखे और नहीं दिखे तो बनाओ रेखा, स्ट्रेट लाइन बनाओ, समझ रहे हो गया? तो यहाँ पे तो फिर टोटल इस ग्राफ को अंग्रेजी में क्या बोलोगे? पार्टिकल स्टार्ट विद सम इनिशियल वेलोसिटी एंड देन इट्स स्पीड इंक्रीजेज, है ना? स्टार्ट किससे कर रहा है? कुछ इनिशियल वेलोसिटी से, और फिर उसकी स्पीड लगातार क्या बढ़ रही है? बढ़ती जा रही है, हेंस इट विल हैव सम एक्सेलरेशन। ऐसा कुछ बोल सकते हो आप, समझ रहे हो गया? तो याद करना, यही एक दो ग्राफ में क्वेश्चंस ठीक ठीक आप देखते चलो, कुछ डाउट है तो पूछ लो। जब भी आप घूमोगे एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने का मतलब क्या होता है? स्लोप बढ़ेगा आपका। फिर वापस से बताइए अगला क्वेश्चन। ये सब नोट डाउन कर लिया ना आपने? तो नोट डाउन कर लो, फटाफट नोट डाउन कर लो। ऐसे मेरी बातों में खो मत जाया करो, मेरी आवाज़ वैसे बहुत ऐसी सुंदर है, खो जाते हैं लोग मेरी आवाज़ में, लिखना भूल जाते हैं, पेन रख देते हैं, सोते हैं, और फिर मैं कुछ देर बाद उन्हें जगाता हूँ, भाई जागो, फिर वो लिखना चालू करते हैं। इसलिए प्लीज़ आप जागिए और लिखिए। फिर फटाफट देखिए अगले विचार व्यक्त कीजिए अपने। ये x है, ये t है, ये ग्राफ है, सब कुछ बता दीजिए, सब कुछ बता दीजिए। तो पहले हम क्लॉकवाइज घूम रहे कि एंटी क्लॉकवाइज? t 0 होता है, t 0 से ग्राफ चालू होएगा, तो 0 से हम ऐसे घूमे, मतलब ये क्लॉकवाइज है ना, 12 3, तो हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। क्लॉकवाइज का मतलब स्लोप क्या हो रहा है? डिक्रीज। अच्छा, मैं यहाँ पे फिर से बताना चाहूँगा, स्लोप का डायरेक्शन तो स्ट्रेट लाइन होती थी, टेंजेंट होता था। क्या यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिख रही थी? अगर रेखा नहीं दिखे तो रेखा बनानी पड़ेगी, ठीक है? अगर तुम रेखा बनाते, यहाँ पे एक रेखा बनती और यहाँ पे दूसरी रेखा बनती, ठीक है? बताओ ये वाली रेखा किधर झुकी हुई है? प्लस में, तो इसका स्लोप प्लस में होगा। प्लस में कुछ भी हो सकता है, +2 +3 +10 +10। और बाद में हॉरिजॉन्टल मैंने बताई थी 0 होता है स्लोप, हॉरिजॉन्टल का 0, वर्टिकल का इन्फानाइट, प्लस का प्लस। तो कोई चीज़ 10 से 0 की तरफ चली गई, इसका मतलब स्लोप क्या हो गया? डिक्रीज। तो ये, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, डायरेक्टली बताया हुआ है। या तो रेखाएं बना लो, और रेखाएं बनाओगे और बताओ अलग अलग रेखाएं बनेंगी, यानी अलग अलग स्लोप आएगा, यानी स्लोप चेंज होएगा, वो तो श्योर है। लेकिन कैसे चेंज होएगा? डिक्रीज होएगा। इंक्रीज होना भी चेंज है, डिक्रीज होना भी चेंज है, लेकिन चेंज कैसे होगा? अगर एक ही रेखा दिखती, एक ही स्ट्रेट लाइन दिखती, तो स्लोप चेंज नहीं होता, फिर स्लोप क्या होता? कांस्टेंट। वो कुछ भी हो सकता था, वो रेखा किधर झुकी, प्लस में झुकी कि माइनस में झुकी, किधर झुकी, है ना? तो ये कन्फर्म है, स्लोप क्या होगा? डिक्रीज। फिर बताइए, क्या हमें x दिया हुआ था? क्या x का डिफरेंशिएशन या x का स्लोप वो v दे देगा, यानी v यहाँ पे क्या होगा? डिक्रीज होगा। और स्पीड डिक्रीज होती है तो सुना है क्या होता है? रिटार्डेशन होता है। कोई रिटार्डेशन का साइन पूछे
कुछ भी हो सकता है वैसे तो, फिर भी एक आंसर टिक करना हो तो माइनस, ठीक है ना, क्योंकि 4 में से एक ऑप्शन तो टिक करना पड़ेगा आपको, उसमें एनीथिंग तो देगा नहीं, वो माइनस देगा तो माइनस टिक कर देना भाई। तो याद करना है एक्स टी का ग्राफ है और कुछ चीज़ें बताई हुई हैं उनको देख लीजिए, फिर इसी में अपन कुछ डाउट है तो पूछ लो, बट याद करना है कि स्लोप में क्या क्या हो रहा है, और अलग अलग यहाँ पे एक्सेस लिख देंगे अपन तो अलग अलग वैल्यूज निकालते चलना आप। अभी इसी में आप एक सिंपल सा कर्व और बता दो मेरे को, जो कि आपने पहले भी किया हुआ है, लेकिन क्योंकि अपने मामा का नाम गजनी था इसीलिए आप ऐसे गुस्से में मेरे से लड़ने मत आना कभी, इधर मामा के बारे में बहुत बोल चुके हो आप, अब कुछ बोला तो तलवारें निकल जाएंगी, तो ऐसे लड़ने की जरूरत नहीं है, मामा आपके मस्त है एकदम। तो सब कुछ लिख दीजिए यहाँ पे जो कुछ दिया हुआ है, तो फटाफट सबके बारे में सब कुछ लिख देते हैं। चलिए ए से बी के बारे में, क्या ए से बी में क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब स्लोप क्या हो रहा है? स्लोप क्या हो रहा है? लेकिन स्लोप क्या होता है इस ग्राफ का? स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन, स्लोप डिफरेंशिएशन v देगा आपको, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? v, यानी v क्या हो रहा होगा? इंक्रीज। v इंक्रीज उसी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का साइन क्या देते हैं भाई? पॉजिटिव। तो ये ए बी की कहानी हो चुकी है खत्म। अब बारी आती है बी से सी की। बी से सी में एक ही रेखा दिखे। अब जब रेखा एक ही दिखे तो उसे नहीं छेड़ने का, तो एक ही रेखा है उसे छेड़ने का नहीं, मतलब इसका स्लोप क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो बी से सी का स्लोप क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और स्लोप का मतलब v क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। स्पीड ना तो बढ़ रही है ना तो घट रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है। धक्का दे ही नहीं रहे आप, धक्का देते तो स्पीड बढ़ती या घटती, तो अभी ये कांस्टेंट रह जाएगी। तो बी से सी के बारे में कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो अपनी सुंदर शक्ल को और सुंदर नहीं बनाने का, मेरे से पूछ लेने का कि सर ऐसे कैसे कुछ भी बोल रहे हो आप, तो वो पूछ लेने का। अरे बोलो पापियों, बोलो, कुछ तो बोलो। नहीं बोलोगे? गुस्सा हो गया? नहीं बोला। तो बी से सी का स्लोप कांस्टेंट क्यों है? स्लोप का मतलब लाइन होती है। अगर बहुत सारी लाइनें बनेंगी तो ऑब्वियसली स्लोप क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। एक ही लाइन बनेगी तो स्लोप वैसा ही रह जाएगा, है ना। अब आगे चलिए, आगे सी से डी। सी से डी में हम कैसे घूमे? सी से डी में हम घूमे क्लॉकवाइज। तो सी से डी में क्लॉकवाइज घूमोगे तो सी से डी में स्लोप क्या होगा? कम। वेलोसिटी कम, यानी होने वाला है रिटार्डेशन। साइन क्या होता है? माइनस हो जाएगा। बेहतरीन, लाजवाब। और आखिरी में डी और ई में दिखी सुंदर रेखा। सुंदर रेखा को छेड़ने का नहीं, एक ही रेखा है वो। तो डी और ई का स्लोप कांस्टेंट, v कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0, ना तो स्पीड बढ़ेगी ना तो स्पीड घटेगी। क्वेश्चन देखो बहुत सारे बन सकते हैं, मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, कुछ सवाल भी बताऊंगा आपको उठपटांग, लेकिन आप ये सब चीज़ें याद रखो तो फिर क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, कुछ भी सोचा जा सकता है क्वेश्चन। जैसे मैं कुछ सोच के बताता हूँ आपको एक आध क्वेश्चन। अब आप एक ग्राफ से दूसरा ग्राफ बना दो मेरे लिए। मैं आपको कोई ग्राफ दे देता हूँ, जैसे AT का ग्राफ दे दिया, एक्सेलरेशन का ग्राफ दे दूंगा, वेलोसिटी बना दो, या V का ग्राफ दे दूंगा, X बना दो, X का ग्राफ दे दूंगा, V बना दो, कोई एक कुछ भी एक्सेस लिख देता हूँ, तुम मेरे को बना के बताओ। सब चीज़ें बता दी मैंने। देखो अपनी फिजिक्स में क्या ग्राफ बन सकता है? अगर सर्कल बनाएगा तो सर्कल की तो इक्वेशन होती है, वो बताई थी शुरुआत में, x² + y² बराबर r²। अगर वो इक्वेशन दिखी तो सर्कल बना देना, तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं, है ना। स्ट्रेट लाइन बनेगी तो मैं आपको बोलूंगा स्लोप कांस्टेंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं देंगे, इक्वेशन देंगे वो तो मैथ्स हो जाएगी। यहाँ पे हम क्या देंगे? स्लोप कांस्टेंट, तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। बेसिकली यहाँ पे पैराबोला में थोड़ा बहुत नेतागिरी होती है। अब पैराबोला में स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है वो देख लेना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। बाकी जो ग्राफ होंगे वो तो स्टैंडर्ड ग्राफ्स होंगे इक्वेशन के हिसाब से, तो वो आपको बता दिया भाई स्लोप कब बढ़ेगा कब घटेगा। तुम अपने विचार से मेरे को जैसे ये अच्छे से क्वेश्चन का ना सही आंसर देना है,
खुश कर देना है मेरे को आज तुम्हें। तो बताइए इसमें, चलो ऐसा कुछ बना लेते हैं, ये टाइम है, इस टाइम को t0 कह देते हैं। चलो क्या बनाओगे इधर, चलो v बना लो। ये v और t का ग्राफ है, ड्रॉ xt ग्राफ। ड्रॉ xt ग्राफ। बताइए सबसे पहले ये बताओ कि अपने को xt ग्राफ, जो ग्राफ बनाना है, x और t ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो पहले इन दोनों ग्राफ में कुछ रिलेशन आना चाहिए तुम्हें, तब आंसर आएगा, है ना। तो x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो v होता है, यानी x का जो स्लोप होता है ना, स्लोप x का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, v होता है। अब बताइए v के बारे में यहाँ पे बताइए, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे v बढ़ता जा रहा है, समझ रहे हो क्या। इस लाइन में मेरे को दिख रहा है v क्या हो रहा है, इंक्रीज। मतलब ऐसा ग्राफ वहाँ पे बनाना है जिसका स्लोप भी क्या होगा, इंक्रीज, क्योंकि x का स्लोप होता है। और स्लोप इंक्रीज कराने के लिए हमने ऐसा एक ग्राफ बना लिया, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया इसे, एंटी क्लॉकवाइज, तो स्लोप बढ़ जाएगा। कुछ नहीं समझ में आया तो बताओ सर, कुछ भी बोल रहे हो आप, क्या समझा रहे हो, क्या है। अब v बढ़ रहा है, v बढ़ने का मतलब स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप किसका स्लोप, x का स्लोप। और स्लोप बढ़ने का मतलब क्या होता है कि हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, ऐसा कर्व बनाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज। और लगाने में मैथ्स भी लगा सकते हो, लेकिन घड़ी घड़ी मैथ्स मत लगाओ यार, मैथ्स लगाओगे अच्छी बात नहीं है मैथ्स लगाना। मैथ्स लगा सकते हो, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जानते हो क्या, y प्रोपोर्शनल टू x, v प्रोपोर्शनल टू t। y की जगह v लिखा है, ये लिखना नहीं है, मैथ्स नहीं कर रहे अपन, और मैथ्स से सब कुछ हो ही जाएगा, फिजिक्स कहाँ है फिर। तो ये v और t है, तो ये लाइन क्या है, v प्रोपोर्शनल टू t। और v क्यों लिख सकते थे, dx/dt। और dt को दूसरी तरफ ले जाते, इंटीग्रेशन करते, तो x आता t² के प्रोपोर्शनल। बोल दो पैराबोला, ये पैराबोला बनाया हुआ है। बट ऐसे मत करो, क्योंकि फिजिक्स लगाओ ओरली आ जाएगा, तो मैथ्स में दिमाग लगाओगे अपना, तो मैथ्स से अच्छा है फिजिक्स लगाओ। स्लोप बढ़ रहा है वो बोल रहे हैं ना, स्लोप बढ़ रहा है, भाई मैथ्स लगा सकते हो, कुछ ऐसा नहीं है, मैथ्स लगा सकते हो। मैथ्स से आपको प्यार हो नहीं, सर हम तो मैथ्स से दीवाने हैं, मैथ्स से कर लेंगे, तब कर लेना, बढ़िया बात है। बाकी अपने तो डायरेक्टली स्लोप है, स्लोप बढ़ना बताया ना एंटी क्लॉकवाइज, वैसे हो जाएगा। अच्छा इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके बाद स्लोप ना डिक्रीज होगा, इसके बाद वेलोसिटी कम होती जा रही है। कम क्यों होती जा रही है, क्योंकि इतने टाइम पे वेलोसिटी ये रही होगी, फिर अगले टाइम पे वेलोसिटी कम, फिर अगले टाइम पे वेलोसिटी और कम, यानी अब स्लोप क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। स्लोप डिक्रीज होने वाला है, तो इसलिए कैसे घूमना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमेंगे स्लोप डिक्रीज हो जाएगा। स्लोप का मतलब होता है सरल रेखा बनाओ, ऐसे आपको बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि यहाँ पे इस स्लोप के लिए ऐसी लाइन बनानी पड़ती, यहाँ पे स्लोप के लिए ऐसी लाइन बनानी पड़ती। इसका स्लोप प्लस है, उसका स्लोप 0 है, प्लस से 0 मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज ही चाहिए था अपने को, डायरेक्टली आप निकाल सकते थे। तो याद करिए, समझिए कि कोई भी क्वेश्चन अपन कर रहे हैं तो आप स्लोप इंक्रीज और स्लोप डिक्रीज देख लीजिए। इसका स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज, इसका स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज, और ग्राफ के आंसर्स आ जाएंगे। तो क्वेश्चन कोई भी आए, थोड़े ऑब्वियस से कुछ पॉइंट्स हैं, उनको याद करोगे तो आंसर बन जाएगा। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है देखो ये सब, और क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं। एक घड़ी वाला क्वेश्चन लोग बाग बोलते हैं, तो वो भी एक करा देता हूं मैं आपको। ऐसे बनाइए एक सुंदर सी क्लॉक, सुंदर और सुशील, और इसके अंदर वैसे तो 3 कांटे होते हैं, जैसे तुम्हारे रास्ते में भी कुछ कांटे आएंगे, ऐसे इसमें 3 कांटे हैं। इसमें मैंने बनाया हुआ है ये मिनट हैंड, मिनट हैंड। ये मिनट हैंड का मतलब ये नहीं है मिनट का हाथ है, ये है तो कांटा ही, बट बोलते उसे क्या है, मिनट हैंड बोलते हैं। मिनट हैंड का मतलब वो एक तो सेकंड वाली सुई होती है, एक मिनट वाली सुई, एक सेकंड वाली सुई, तो ये मिनट हैंड है। बताओ ये इसका इनिशियल पॉइंट है, क्वेश्चन ने ये बोला हुआ है, या ये तो बना लो आप, मेरे को क्वेश्चन में इसके आगे लिखता जाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन बताओ, स्पीड ऑफ मिनट हैंड,
कितनी होगी मिनट हैंड की स्पीड? लिखते चलो आप, छोटे मोटे पॉइंट्स बता दो। मिनट हैंड की स्पीड, मिनट हैंड की स्पीड, कौन सी स्पीड पूछ रहा हूं मैं? इंस्टेंटेनियस की एवरेज? अच्छा, किसने बताया एवरेज कि इंस्टेंटेनियस? कौन सी स्पीड पूछ रहा हूं? कुछ बोला ही नहीं है, तो वही तो बोल रहा हूं। तो फिर कौन सी आंसर कौन सा निकाल रहे हो फिर? ये तो क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन तो सही है, देखो यहां से तुम्हें एक और ज्ञान मिलेगा। बताओ, मैं क्लास में मान लो सभी के 2 ही नंबर आते, पेपर ही 5 नंबर का था, सभी के मान लो 2 ही नंबर आते, तो मैं कुछ बोलता ही नहीं। मैक्सिमम मार्क्स भी 2 हैं, मिनिमम भी 2 हैं, एवरेज भी 2 हैं, पहले बच्चे के भी 2 हैं, गंदी शक्ल वाले के भी 2 हैं, अच्छी वाले के भी 2 हैं। जब चीज़ कांस्टेंट होती है ना, तो सारी वैल्यूज सेम आती हैं। जब कांस्टेंट होती है चीज़, ये जो घड़ी होती है ना, घड़ी की सुई, ये हमेशा कांस्टेंट स्पीड से चलती है। हर 60 सेकंड में एक चक्कर पूरा करेगी अगर सेकंड वाली सुई होगी। मिनट वाली सुई 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करेगी, क्योंकि इसकी स्पीड कांस्टेंट है। इसलिए तुम कोई भी स्पीड निकालो, सब कांस्टेंट ही आएंगी। समझ रहे हो क्या? अगर सबके 2 ही नंबर आए हैं तो एवरेज भी कितना है? 2। मैक्सिमम भी कितना है? 2। मिनिमम भी कितना है? 2। तो फिर वहाँ पे ये नहीं बोलूँगा मैं डायरेक्टली बोलूँगा हाँ मार्क्स कितने आए हैं, मैक्सिमम भी 2 ही हैं पता है मेरे को, मिनिमम भी 2 ही है पता है मेरे को। यहाँ पे मैंने स्पीड क्यों लिखा? क्योंकि चाहे इंस्टेंटेनियस निकालो, चाहे एवरेज निकालो, चाहे 12 बजे स्पीड निकालो, चाहे 2 से 12 बजे के बीच में स्पीड निकालो, सब कांस्टेंट आएगी। तो आज से याद रखना है, चीज़ जब कांस्टेंट होएगी तो सारी वैल्यू क्या होती हैं? सेम ही होती है। तो सवाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट रहती है, इसलिए आप कोई भी स्पीड निकालो, आंसर सबका सेम ही आएगा। चाहे कुछ भी कर लो, आंसर सेम ही आएगा। स्पीड का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस याद रखना, जो डिस्टेंस लिखना उसी के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम लिखना। मान लीजिए किसी ने डिस्टेंस लिखा, एक चक्कर पूरा हो गया, तो एक चक्कर पूरा हो गया तो आपने लिखा 2πr। एक चक्कर पूरा होने में मिनट वाली को समय कितना लगता है? 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। कोई 60 सेकेंड भी बोल रहा था शायद, उसको मैं घड़ी देखना बाद में सिखाऊंगा अलग से। समझ रहे हो गया? अभी तो आप ये ऐसे लिख सकते हो, तो ये आंसर आ जाएगा SI यूनिट में। अभी तुम ऐसा बोलते सर 2πr ही क्यों लिया? आप आधे चक्कर का ही ले लेते, तो आधे रेवोल्यूशन का कितना आता? 2πr/2, और आधे का टाइम भी कितना होता? 60/2। 2 से 2 क्या हो जाता? कैंसिल। तो सेम ही आएगा, क्योंकि कांस्टेंट है। घड़ियों की स्पीड, घड़ियों की सुई की स्पीड हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट। इसलिए आप कैसे भी निकालो सेम ही आएगा आंसर। ये तो मिनट हैंड का निकाल लिया, और फिर इसमें वही सवाल बन जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन तो आपसे पूछ लेता हूं मैं कि ऐसे लिख लो, चेंज इन वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए फॉर मिनट हैंड, फॉर मिनट हैंड फ्रॉम 2 PM टू 2:15 PM। चलो भैया, ऐसा कुछ बना दिया सवाल, लिख लेंगे। खुशी के साथ मुस्कुराते हुए लिखिए और बता दीजिए। चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पूछा हुआ है। किसके लिए? मिनट हैंड के लिए, जब 2 बजे से 2:15 हो जाएंगे तब। बताइए, मिनट हैंड 2 बजे कहाँ पे होगा? 2 बजे मिनट वाला हैंड कहाँ पे होगा? 12 पे होगा। क्यों होगा ये समझा नहीं पाऊंगा। होगा 2:15 पर मिनट हैंड कहाँ पे होगा? 3 पर। समझ रहे हो क्या? 12 बजे भी मिनट हैंड यहीं पे होगा, 12:15 पे मिनट हैंड यही होगा। मिनट हैंड की कहानी चल रही है। तो क्या मिनट हैंड के बीच में एंगल 90 है? ये वही क्वेश्चन है, मैंने आपको करा रखा है। V और V के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो आंसर √2V। लेकिन V का आंसर कितना है? ये था V का आंसर, V रख सकते थे आप। आंसर कितना हो जाएगा? √2, 2πr, 60 मीटर पर सेकेंड। ऐसे कुछ भी निकाल सकते हो तुम, है ना? एंगल 60 डिग्री, 120 डिग्री, कुछ भी अगला बना सकता है, तो उसके आंसर्स आप बिल्कुल निकाल सकते हो। तो
इसमें ना घड़ी के जो भी क्वेश्चंस बने वो हो जाएंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन कोशिश की है मैंने करवा दूं आपको, तो ये क्वेश्चन आप प्लीज़ कर लेना, इसके आंसर आ जाएंगे। इसमें एक्सेलरेशन मत पूछना, एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे वैसे तो, लेकिन वो सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे अपन। स्पीड कांस्टेंट है ना, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा की वैल्यू 2π/t होती है, टी पता ही है आपको, तो आंसर आ जाएगा। बट अभी 1D पढ़ रहे हैं अपन, इसलिए एक्सेलरेशन फालतू में पूछ के सर्कुलर मोशन को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। अभी जो सीख रहे हैं 1D उस हिसाब से यही आंसर होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन होगा, पढ़ेंगे यार, सर्कुलर मोशन में पढ़ लेंगे, कुछ आगे के लिए छोड़ देते हैं अपन। तो अभी जो जो चीज़ें आपको बता रखी हैं ये सब ठीक है। अब आप एक सुंदर हेडिंग लिखो। सुंदर हेडिंग लिखने से पहले एक सवाल और बता दो मेरे को, फिर लिख लेना हेडिंग। ऐसे लिखो, फाइंड एक्सेलरेशन। एक मेरे को फॉर्मूला याद कराना है, लिखो फाइंड एक्सेलरेशन। v की वैल्यू दे रखी है ऊपर वाले क्वेश्चन में, सेकंड पॉइंट। अरे सेकंड पॉइंट ये देखो, ये जो है ना, ये मिनट हैंड में ये पूछा हुआ था वेलोसिटी में चेंज। तो वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी हमेशा ये जो सुई है ना, वेलोसिटी मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी किधर होगी? आगे। इस पॉइंट की वेलोसिटी मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी, वो किधर होगी? नीचे। तो क्या इन दोनों रेड एरोस के बीच में एंगल 90 डिग्री है क्या? तो ये v और v सेम क्यों रखा? क्योंकि सुई की स्पीड हमेशा क्या सेम ही रहती है यार, सेम ही रहती है वो। ऐसा थोड़ी ना कि 1 घंटे अभी जल्दी हो गया बाद में लेट होएगा, तो सेम ही होती है। तो v और v के बीच में एंगल 90 है, तो आंसर आ जाएगा √2 है ना। और वो बताया भी था टेंजेंट के बीच में वही एंगल होता है जो सेंटर पे होता है, तो आंसर आ जाएगा, बस बताया हुआ है, तो सॉल्व कर लेना इसे। चलिए, और v का आंसर कहाँ से मिलेगा? v का आंसर निकाला हुआ था अपन ने डिस्टेंस अपॉन टाइम से, आंसर आ जाएगा वो। अभी इस दूसरे क्वेश्चन में आप ये लिख लीजिए फाइंड एक्सेलरेशन, और फाइंड एक्सेलरेशन के आगे आप लिख लो v बराबर लिख लो t² + 2t + 4 और v बराबर x² + 2x + 4। और क्वेश्चन एक से एक बन सकते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन देख लो, फिर एक बार थोड़ी सी थ्योरी अपन पढ़ लेना, उसके बाद करेंगे और भी सवाल। बट आप आंसर्स बताते चलो। बोलो, फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसे सोचेंगे, हमें v दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ t, v t में दिया हुआ है और एक्सेलरेशन पूछा है। v t में दिया हुआ है, एक्सेलरेशन पूछा है। कोई फॉर्मूला होता है कि a v और t में? a = dv/dt। तो हमें केवल डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन तो तुम्हें पता होगा, पावर को नीचे लिखो, पावर में से 1 कम करो, 2t का 2 आ जाएगा। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 2t + 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में बताइए, क्या हमें v x में दिया हुआ था, v इन टर्म्स ऑफ x, और हमसे a पूछा था। v इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ है, a पूछा है, कोई फॉर्मूला? तो a का फॉर्मूला याद करना है v dv/dx। तो फॉर्मूले थोड़े से याद कर लेना, ऐसा नहीं कि एक ही फॉर्मूला लगा रहे हो। तो इस बार आंसर आएगा, एक्सेलरेशन का आंसर आएगा, पहले v लिखना पड़ेगा। v की वैल्यू कितनी है? x² + 2x + 4 इंटू डिफरेंशिएशन। dv/dx मीन्स डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन तो कोई खास बात है नहीं, 2x + 2। तो याद करना है अपने को, अगर v दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ t तो सिंपली डिफरेंशिएशन कीजिए, लेकिन v दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ x तो डिफरेंशिएशन तो करना ही है, बट उसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना ना भूलें। v का डिफरेंशिएशन a होता है, पढ़ा था ना अपन ने, डिफरेंशिएशन तो किया, लेकिन यहाँ पे केवल डिफरेंशिएशन ही आंसर है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? v से। अरे बोलो, याद करना है फॉर्मूला, और इसी से डिराइव किया था अपन ने फॉर्मूला, इससे ये फॉर्मूला डेरिवेशन किया था, वो देख लेना आप। चलिए, इसके बाद जो है ना, मैं बोल रहा हूँ ना, क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे अलग अलग, वो अपन करते भी रहेंगे और वो रिवीजन में करवाता रहूँगा। थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ लेते हैं हम अपन। फटाफट आप लिखिए, एक हेडिंग में लिखिए इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप सब एक बहुत ही प्यारी सी हेडिंग लिखो, प्यारी सुंदर इक्वेशन ऑफ मोशन। और इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन, इस इक्वेशन ऑफ मोशन में मेरे को 3 पॉइंट्स फटाफट डिराइव करने हैं। मैंने आपको बताया है, अगर स्पीड कांस्टेंट होती है तो क्या करोगे? स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा
तो प्लीज अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन, और वेरिएबल एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से आंसर आएगा, वो अभी पता लग जाएगा आपको। बताइए इक्वेशन ऑफ मोशन, तो रीजन ऑफ मोशन या कॉज ऑफ मोशन मैंने क्लास की शुरुआत में बताया था आपको। मोशन का जो कॉज होता है वो कॉज होता है यू एंड ए, और ये इक्वेशन ऑफ मोशन जितनी भी आएंगी ना, तीनों इक्वेशन में यू और ए दिखेगा। तो मोशन के दो ही कारण होते हैं, उन दोनों कारणों को लेकर हमने 3 इक्वेशंस बना दी, इसीलिए उनको क्या बोला है हमने, इक्वेशन ऑफ मोशन। हर इक्वेशन ऑफ मोशन में यू भी दिखेगा, ए भी दिखेगा, इसीलिए इन इक्वेशंस को क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ मोशन बोला गया है। और जो चीज़ सबके पास होती है उसकी कोई औकात नहीं होती है, इसीलिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते वक्त यू और ए का ध्यान नहीं देंगे अपन, उसके अलावा जो चीज़ें उनका ध्यान दोगे तो आंसर आएगा। वो अभी मैं बताता हूँ, आप फटाफट मेरे साथ लिखते चलो। बताओ एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला बताया था आपको, dv/dt बताया था ना, तो आप साथ में लिखते चलिए और ये तीनों डेरिवेशंस फटाफट कर लीजिए। ए की वैल्यू dv/dt ये अपन ने लिखी है, लिख ली है तुमने, ए की वैल्यू dv/dt। तो मैं थोड़ा सा, मेरे को मतलब अच्छा तो नहीं लगेगा तुम्हें, इसमें मैं कुछ पहले टर्म्स तो लिखवा दूँ तुम्हें। एक बार ये सब टर्म्स लिख लो यार, इनका क्या क्या नाम होता है, वैसे तो पता होगा आपको, लेकिन नाम लिखना जरूरी है ना, नाम लिखना जरूरी है। तो साइड में कहीं पे भी आप लिख लो या उसको काट दो। बताओ यू को क्या बोलोगे, यू को बोलना है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड, कुछ भी बोल सकते हो, डिपेंड करेगा ऊपर वेक्टर है कि नहीं है। और इनिशियल मतलब टाइम की स्टार्टिंग कहाँ से मानते हैं अपन, तो इनिशियल स्पीड मतलब t बराबर 0 पे जो भी स्पीड होगी। और v का मतलब क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मतलब t सेकेंड पर वेलोसिटी, फाइनल मतलब t सेकेंड, इक्वेशन में जहां भी t दिख रहा है उस t सेकेंड पे वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है। t क्या हो जाएगा, t टाइम है ही, टाइम के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। a प्यारे एक्सीलरेशन को कहने वाले हो आप, और s डिस्प्लेसमेंट। कहाँ होती है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है इनिशियल टू फाइनल। तो ये कुछ वेरिएबल्स हैं, आपको पता होने चाहिए। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब t बराबर 0। t बराबर 0 का क्या मतलब होता है, जब से मोशन स्टार्ट हुआ, हो सकता है 2 बजे मोशन स्टार्ट हुआ हो, तो 2 बजे को अपन t कितना मान लेंगे, 0, ठीक है। अब 2 बजे से मोशन चालू हुआ और 2:10 पे खत्म हो गया, 2 बजे से चालू हुआ, 2:10 पे खत्म हो गया, तो हम बोलेंगे t की वैल्यू 0 शुरुआत में और लास्ट में t की वैल्यू 10 सेकेंड। अपने लिए वो 2 इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए टाइम ड्यूरेशन। तो ये t आप क्या मानेंगे आज से, टाइम ड्यूरेशन। जैसे मैं बोलूँ 60 मिनट तक मोशन हुआ, तो 60 मिनट मतलब 1 घंटे तक मोशन हुआ। वो 1 घंटे 3 से 4 भी हो सकता है, 4 से 5 भी हो सकता है, 5 से 6 भी हो सकता है, वो इर्रिलेवेंट है हमारे लिए, हमारे आंसर सेम ही आएंगे। 1 घंटे के लास्ट में जो भी आंसर आता है, तो शुरुआत में t 0 और लास्ट में t की वैल्यू 60 मिनट, और उसको चाहो तो सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये t ड्यूरेशन है जो मैं लिखवाऊंगा अभी कुछ देर बाद। अभी अपन डेरिवेशन कर रहे थे, तो आप अभी फटाफट, आपने लिखा ही हुआ था, आप लिखिए a की वैल्यू लिखिए dv/dt, और मैथ्स के जौहर बताइए फटाफट, dv की वैल्यू बताइए, dv की वैल्यू a dt। थोड़ा सा इंटीग्रेशन में मेरे को ज्ञान भी देना था आपको, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे तो d के आगे जो वेरिएबल होता है ना वो चेंज होता है। d के आगे t है तो यहाँ पे टाइम चेंज हो रहा है, टाइम कहाँ से कहाँ तक बदल रहा है, 0 से t तक। d के आगे v है, v बदल रहा है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। समझ रहे हो गया, इसको ऐसे भी सामने वाला बोल सकता है, 0 टाइम पे स्पीड u थी और t टाइम पे स्पीड v थी, वो एक ही बात है। dv का इंटीग्रेशन कितना होगा, v हो जाएगा, लेकिन जब लिमिट लगाओगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सही है क्या। इसके बाद ये बताओ, अगर a की वैल्यू t होती, a की वैल्यू होती t, बताओ t का इंटीग्रेशन कितना होता, t²/2, तब इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं बनती। अगर मैं यहाँ पे a को मानूं कांस्टेंट, a को मानूं 2, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है कांस्टेंट, तो a रहता और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाता, t। ये इक्वेशन तभी बनती है जब तुम एक्सेलरेशन को क्या मानोगे, कांस्टेंट। अगर a की वैल्यू कुछ और रख दो, t रख दो, t², t³ कुछ भी रख दो,
टी बदलेगा, ए बदलेगा, तो इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं मरेगी है, तब यहाँ पे कुछ और आने लग जाएगा। ए की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे टी स्क्वायर बाय 2 आने लग जाएगा। ए की वैल्यू टी स्क्वायर है तो टी क्यूब बाय 3 आने लग जाएगा। कहने का क्या मतलब है, जब ए कांस्टेंट होगा तभी ए इस इंटीग्रेशन के बाहर आएगा और तभी ये ए टी बन पाएगा। इसलिए कंडीशन है इक्वेशन ऑफ मोशन तभी लगाएंगे जब ए क्या होगा, कांस्टेंट। अगर ए की वैल्यू मैंने दे दी टी स्क्वायर और तुम लगा रहे हो ये इक्वेशन, तो ये इक्वेशन बने ही नहीं होगी, क्योंकि ए की जगह टी स्क्वायर लिखा होगा। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे होता था, पावर में एक ऐड करते थे, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब और नीचे 3, तो ये थोड़ा ना बनती इक्वेशन। और तुम यहाँ पे ए की वैल्यू टी स्क्वायर रखते तो केवल टी क्यूब आता आंसर, जबकि सही आंसर तो टी क्यूब बाय 3 आना चाहिए था। समझ रहे हो? तो यहाँ पे अगर ए चेंज होगा तो इस इक्वेशन में ए मत रखना, नहीं आएगा आंसर, गलत आएगा आंसर। ए चेंज होगा तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, पहले भी बता रखा है क्यों करना पड़ेगा, उसी से आंसर आएगा। और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तब इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी। बताओ इसी के आगे क्या ये इक्वेशन v = u + at लिखी जा सकती है? इस u को इधर ले जाया जा सकता है। क्या हमने v को dx/dt लिखना सीखा था? लिखते चलेंगे, जागते चलेंगे, लिखते चलेंगे। ये डेरिवेशन केवल इसलिए कि आपको कुछ पॉइंट्स क्या है फील आ जाए, कुछ रटवाना ना पड़े कि ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप ये फटाफट लिखते चलिए। v की जगह dx/dt लिख दिया, u + at। चलिए आप dt को अगर दूसरी तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो व्हाट यू विल बी गेटिंग इज u dt + at dt। dt को हमने दूसरी तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाते, पहले तो ये बताओ कौन सी चीज चेंज होती है, जो d के आगे लिखा हुआ है। टाइम बदल रहा है, कहां से कहां तक, 0 से t तक। यहां भी टाइम बदल रहा है, कहां से कहां तक, 0 से t तक। और यहां पे dx वो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो, कहां से कहां तक, 0 से s तक। बता दीजिए, आंसर आ चुका है। dx का इंटीग्रेशन x होता, x की लिमिट लगाते तो s - 0 उसको s कहते हैं। u तो कांस्टेंट होता है भाई, इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी होती है, 10, 15, 20, u कांस्टेंट होता, और dt का इंटीग्रेशन t, तो ut बन जाता। फिर वही बात, बताओ अगर a की वैल्यू मैं t दे देता आपको, a की वैल्यू t मतलब टाइम बदलता, a बदलता, मतलब a बदल रहा होता, तो इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं बनती। तब तो t × t स्क्वायर हो जाता, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कुछ और आता, t क्यूब बाय 3। इक्वेशन ऑफ मोशन तब बनेगी जब यू एज्यूम कि a इज कांस्टेंट। व्हेन यू एज्यूम a कांस्टेंट, a कम्स आउट ऑफ दिस इंटीग्रेशन, क्योंकि a की वैल्यू 2 है, 3 है, 10 है, g है, बाहर आ गया। और t की पावर 1 का इंटीग्रेशन कितना रह गया, t स्क्वायर बाय 2। तो आज से याद रखना है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन केवल तभी लगाएं जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन बदलेगा और तुम ये इक्वेशन लगाते हो, गलत आंसर मिलेगा तुम्हें। अगर a की वैल्यू t होती तो सही आंसर आना चाहिए था t स्क्वायर का इंटीग्रेशन मतलब t क्यूब बाय 3, लेकिन तुम a की वैल्यू t यहाँ पे रखोगे, तुम्हारा आंसर आएगा t क्यूब बाय 2। आना चाहिए था t क्यूब बाय 3, आ कितना रहे, t क्यूब बाय 2, गलत आएगा आंसर, है ना। वो गलत क्यों आएगा, क्योंकि सॉल्व भी गलत किया है, इंटीग्रेशन a के बाहर ले लिया, a तो वेरिएबल था। तो समझिए आप कि ये इक्वेशन केवल तभी लगाइए जब एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट समझते हो ना, 2, 3, 4 ऐसा कुछ t x दे दिया तो चेंज हो रहा है, तो नहीं आएगा वो। इसी में ये बताओ मेरे को, तो अपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के 3 फॉर्मूले पढ़े थे। एक फॉर्मूला ये पढ़ा था, एक v = dx/dt पढ़ा था, एक तीसरा फॉर्मूला भी तो एक्सेलरेशन का पढ़ा था, उससे थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। फटाफट लिखते चलेंगे, चेहरे पे मुस्कान लाइए, खुशी लाइए। क्या था तीसरा फॉर्मूला, a = v dv/dx। लिख लो भाई, फटाफट बताओ, क्या v dv की वैल्यू a dx लिखी जा सकती है? dx को दूसरी तरफ ले गए, v dv = a dx। चलिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन बताइए। d के आगे v दिख रहा है तो v बदलेगा, v कहां से कहां तक बदलेगा, इनिशियल से फाइनल। d के आगे x दिख रहा है, x कहां से कहां तक बदलेगा, 0 से s तक। बाकी इंटीग्रेशन आप चैंपियन हुई इंटीग्रेशन में। v की पावर 1 इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, पावर में एक ऐड कर दो और डिवाइड भी उसी से कर दो, है ना।
ये आंसर आता। इसमें एक बार v रखोगे अपर लिमिट तो यही आएगा, माइनस इसी में लोअर लिमिट रखोगे तो -u²/2। फिर से वही बात बताइए, अगर a की वैल्यू, ये समझ में आएगा ये क्या हो गया? फिर इसके बाद बताओ, अगर a की वैल्यू x होती तो x का इंटीग्रेशन आता x²/2, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे a कांस्टेंट मानूं तो a आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर, dx का इंटीग्रेशन x की लिमिट लगाओगे तो s-0, इस 2 को दूसरी तरफ ले आया मैं और वही देखी दिखाई एक इक्वेशन आ गई, v² - u² = 2s। कब आई है ये इक्वेशन? एक कांस्टेंट a चेंज होगा ना तो कुछ और आंसर आएगा जो इससे नहीं निकाल सकते। मैं बोल रहा हूँ ना, a की वैल्यू अगर x होती या s होती तो a की वैल्यू x होती तो यहाँ पे आप क्या मिलता, s × s, s² मिल जाता। जबकि इंटीग्रेशन करोगे तो s²/2 आएगा, 2 वाला फैक्टर नहीं है आपके। तो जब भी चीज़ें बदल रही हैं, प्लीज़ भैया इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पूरी फिजिक्स में अगर चीज़ें बदल रही हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे, करना सीखेंगे, एलिमेंट वेलिमेंट लेना सीखेंगे तो। लेकिन अगर कांस्टेंट है तो नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन से आंसर आ जाएगा, जैसे ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है उससे आंसर आ जाएगा। तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन पता होनी चाहिए, कंडीशन पता होनी चाहिए। आज इसकी थ्योरी अपन कंप्लीट करते हैं, तो आप लिखते चलिए। पहले ये बताओ, अच्छा इसमें ये जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी है उसी पे आ जाओ वापस से। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या थी? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s की वैल्यू कितनी थी? ut + ½ at²। बता दो, मैं अगर a को 0 मान लेता यहाँ पे तो a को 0 मानने का मतलब होता है स्पीड कांस्टेंट। अगर a होता तो एक्सेलरेशन होता तो स्पीड बढ़ती, रिटार्डेशन होता स्पीड कम होती। a 0 का मतलब स्पीड कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इक्वेशन क्या s = ut बन जाएगी। और ये वही लिखा हुआ है, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड मतलब u, डिस्टेंस मतलब s, नीचे t को ले गए। तो प्रूफ कर रहा हूँ मैं कि मुझे अब आगे ज्ञान नहीं लगाना है। कभी भी पूरी फिजिक्स में मेरे को स्पीड कांस्टेंट दिखी तो मैं आज से डायरेक्टली रिजल्ट लगाऊंगा, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम बाय दिस लॉजिक कि a 0 रख दो तो इक्वेशन क्या बनती है? स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कांस्टेंट हो, इक्वेशन लगाएंगे स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन चेंज करेगा तो तुम्हें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, पहले बताया हुआ था आपको। तो वो लिख देते हैं। और भी बहुत सारी रहस्य की बातें करनी है अपने को, वो अपन आगे जारी रखते हैं। तो ये सब कुछ भी नहीं समझाया, थ्योरी चल रही है छोटी मोटी सी, तो ऐसे लिख लेना भाई, प्लीज़ याद कर लेना। अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो इक्वेशन कौन सी लगाओगे? स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। याद रखना है, a कांस्टेंट होगा तभी लगाना इक्वेशन ऑफ मोशन। और इक्वेशन ऑफ मोशन 5 होती हैं, 3 तुम्हें बता दी हैं जो स्टैंडर्ड होती हैं, बाकी बताता हूँ अभी। और अगर a चेंज होगा तो आपको बोला ना, आपको खुद से क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो स्पीड कांस्टेंट होगी तो स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाइए। a कांस्टेंट होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन, ऐसा प्रूफ किया है अपन ने। और एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो तुम्हें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वही a = v dv/dx, फिर a की जो भी वैल्यू है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन करेंगे भी, उनके अच्छे अच्छे सवाल भी करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें जो इक्वेशन ऑफ मोशन आई हैं उनके बारे में मैं कुछ विचार देने वाला हूँ, वो सब आप सुनते चलिए। उनसे थोड़ी कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाएगी। तो आप ठीक है ना, याद करना है ये सब। स्पीड कांस्टेंट, पूरी फिजिक्स में स्पीड कांस्टेंट कैसे भी भाग रहा है। और बहुत सारी जगह तुमको डाउट आएगा कि सर स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम तो केवल स्ट्रेट लाइन में लगाना है। स्ट्रेट लाइन में नहीं लगाना है, कभी भी लगा सकते हो, बट स्पीड आपकी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। अगर आप 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहे हो हमेशा, तो 1 सेकंड में हमेशा कितना भागोगे? 10 मीटर। तो 5 सेकंड में कितना भागोगे? 50 मीटर ही भागोगे। अब वो कैसे भी भागो, ऐसे ऐसे भागो कि स्ट्रेट लाइन में भागो, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। वो आपको अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे तब बताना भी। लेकिन आप इसके आगे ना एक पॉइंट लिख लो कि फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ मोशन
फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ मोशंस आर डिफाइंड, फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ मोशन आर डिफाइंड। और अब यहाँ पे मैं ज्ञान थोड़ा सा दे देता हूँ, फिर इनके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं अपन। तो फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ मोशन बताइए, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हर इक्वेशन ऑफ मोशन को पहचानने के लिए दो तरीके हैं अपने पास, दो तरीके। देखिए हमने 5 वेरिएबल्स पढ़े थे, u, v, a, t और s, 5 वेरिएबल्स पढ़े ना। हर इक्वेशन ऑफ मोशन में 4 ही वेरिएबल आएंगे, कि कोई एक वेरिएबल ना मिसिंग होगा, और वो मिसिंग वाले वेरिएबल के लिए तुम्हें वो इक्वेशन नहीं लगानी है। जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है क्या? दिखना नहीं चाहिए, वरना कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है मोतियाबिंद का, साथ में चलूंगा तुम्हें करवाना है, समझ रहे हो क्या? एस तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। इसका मतलब कोई ऐसा सवाल आपने किया जिसमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में न तो कुछ दिया हुआ है न तो कुछ पूछा है, इसका मतलब वो क्वेश्चन चीख चीख के बोल रहा है ये इक्वेशन लगाओ, क्योंकि इस इक्वेशन में एस की डिपेंडेंसी नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आंसर तो वैसे इक्वेशन ऑफ मोशन से आने ही वाला है, या तो सारे इक्वेशन में सारे, मतलब हर क्वेश्चन में सारी इक्वेशन लिख दो, आंसर आ ही जाएगा। लेकिन उसे तो कहते हैं गधा मेथड, उसे कहते हैं हार्ड वर्क। अपने को करना है स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो। इसमें एस दिख नहीं रहा है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट शब्द सवाल में नहीं दिखा तो इसका मतलब है यही इक्वेशन लगानी है। और डिस्प्लेसमेंट दिख गया तो इसको लगाने से कुछ मिलने वाला है नहीं। देखो डिस्प्लेसमेंट कहाँ है यहाँ पे। तो ये इक्वेशन कब लगाओगे? जब डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ दिया भी नहीं है, पूछा भी नहीं है, तो ये लगाना। ये तो पहला गवर्निंग क्राइटेरिया है। एक और गवर्निंग क्राइटेरिया है, हर इक्वेशन के पास u और a होता है। ये सबके पास होता है, इसलिए इसकी कोई औकात नहीं है। समझ रहे हो क्या? इसके अलावा क्या बाकी रह गया? इसका मतलब मैं फर्स्ट इक्वेशन केवल तभी लगाऊंगा जब तुम मेरे से फाइनल वेलोसिटी पूछोगे इन टर्म्स ऑफ टाइम। पूरी फिजिक्स के लिए बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुमने सवाल किया और मेरे से पूछा कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बताओ 10 सेकंड पे, इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन पूछ रहे हो। प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल किया, आपने बोला 3 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी और टाइम पहली इक्वेशन। समझ रहे हो? पूरी फिजिक्स के लिए। तो दो अपने पास क्राइटेरिया है, एक तो क्या नहीं दिया गया है और दूसरा इक्वेशन में क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है। समझ रहे हो क्या? तो डिस्प्लेसमेंट दिया नहीं था, तो वेन एवर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट आस्क्ड, नॉट गिवन, तब आप अप्लाई कर सकते हो फर्स्ट इक्वेशन। और u और a के अलावा क्या दिख रहा है, क्योंकि u और a तो सबके पास है, तो फिर तो क्राइटेरिया बनेगा नहीं। u और a के अलावा फाइनल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम, समय दिया हो, टाइम दिया हो, वेलोसिटी पूछी हो। यही काम तुम अगली दोनों इक्वेशंस के लिए अगर कर दो तो आज के राजा तुम रानी भी बन सकते हो। बताओ s की वैल्यू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्या नहीं दिख रहा इसमें? तो अगर क्वेश्चन ने फाइनल वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब सेकंड इक्वेशन अप्लाई करिए आप, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी सेकंड इक्वेशन से कुछ लेना देना है नहीं। समझ रहे हो गया? और u और a को यहां से हटाओ, u और a को हटाने के बाद s और t दिख रहा है। यानी अगर मेरे से किसी ने पूछ लिया डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा? सेकंड इक्वेशन। या तो क्या नहीं दिया हुआ है उसको देखिए, और या फिर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया टाइम में। बहुत सारे क्वेश्चन आप करोगे ना, अभी नेक्स्ट टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन 1D, इसमें आएंगे क्वेश्चन कि 10 मीटर पर बताइए कि क्या डिस्प्लेसमेंट है या क्या टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में। अपने आप आंसर्स आ जाएंगे, आप बस सोचते चलो क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं दिया है। ऐसे ही थर्ड इक्वेशन क्या थी? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। यहाँ पे इसमें टाइम दिख रहा है क्या? यानी कि अगर क्वेश्चन ने टाइम के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है तो आप ये थर्ड इक्वेशन लगाइए, इसमें टाइम की कोई डिपेंडेंसी नहीं है, बिना टाइम के आंसर आएगा। ठीक है? और u और a को हटा दीजिए। u और a को हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सुन रहे हो क्या? फिर मैं इसको, मतलब ये रहस्य की बातें ये तुम खुद भी निकाल सकते हो, 1000 सवाल लगाओ तुम्हें ये कंक्लूजन समझ में आ जाएगा। लेकिन तुमने फीस दे रखी है मेरे को, इसलिए मैं डायरेक्टली पॉइंट ही पढ़ा रहा हूँ तुम्हें कि बस ऐसे ऐसे कर लो भाई, सब हो जाएगा जल्दी। वरना करने में तो क्वेश्चन किससे हो जाएगा? वो तीनों इक्वेशन लिख दो, उसके बाद लगा के देखो भैया किससे आंसर आ रहा है, आ जाएगा आंसर। अब मैं लेकिन इसे ऐसे बोला करूंगा आज से कि फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन v देगा,
फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन v देगी। फर्स्ट इक्वेशन v देगा जब टाइम, और थर्ड इक्वेशन v देगा डिस्प्लेसमेंट। यानी मैं बोलता हूँ 10 मीटर हाइट पे v बताइए, मतलब थर्ड इक्वेशन। 10 मीटर हाइट मतलब s मीटर, उस पर वेलोसिटी बताइए। मैं बोलता हूँ 10 सेकंड पर वेलोसिटी बताइए, फर्स्ट इक्वेशन। सुन रहे हो क्या? फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन क्या देगा? v देगा v। एक देगा इन टर्म्स ऑफ टाइम, एक देगा इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ताकि मैं जल्दी सोच पाऊँ थोड़ी चीज़ें। समझ रहे हो? वरना ये सब नहीं भी आता सवाल तो तब भी होगा। और दूसरी इक्वेशन मेरे को शुद्ध डिस्प्लेसमेंट ही देगा। देखो, तुम कभी भी मेरे से डिस्प्लेसमेंट पूछोगे ना, मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा? सेकंड इक्वेशन। और वेलोसिटी पूछोगे कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा? वो इक्वेशन लगाऊंगा फर्स्ट और थर्ड। देखो 5 ही वेरिएबल है ना, u और a तो सब में आता है, तो u और a तो भूल जाओ। अब इसके अलावा t टाइम होता है, टाइम निकालना वो हटाओ, तो 2 ही क्वांटिटी आपसे पूछेगा वो, ऐसा मान के चलो आप, v और s। और v और s के लिए अपने पास तरीका है, v चाहिए तो फर्स्ट और थर्ड, s चाहिए तो सेकंड, अपने आप बन जाएगा सवाल। और एक और तरीका है, कौन सा वेरिएबल नहीं दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ, v नहीं दिया हुआ है, s नहीं दिया हुआ, ये इक्वेशन आ जाएंगे। ठीक है, फिर थोड़ा सा ज्ञान और लेना पड़ेगा आपको, इसी आगे लिखते चलेंगे फटाफट। इसके आगे ना आप एक नंबर लाइन बनाएंगे ऐसे, ये टाइम की नंबर लाइन है, ये 0 सेकेंड, इसको लिखेंगे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, और उसके बाद लास्ट में ये t सेकेंड पे टाइम खत्म। t से ठीक पहले कौन सा टाइम आया होगा? t से ठीक पहले t-1, और इससे ठीक पहले कितना आएगा? t-2। ये टाइम दिया हुआ है आपको। इसमें मैं अंग्रेजी सिखाऊंगा आज आपको। आपकी अंग्रेजी वैसे भी शेक्सपियर के बाद आपकी अंग्रेजी महान है, इसलिए थोड़ी सीख लेते हैं अपन। यहाँ से ये स्टार्टिंग है, दिस इज स्टार्टिंग, और ये क्या होता है? एंड होता है ना, खत्म है। तो समय की शुरुआत 0 से होगी, समय खत्म कहाँ पे होगा? t पे होगा। बताइए, ये जो है ना, ये है तो एक ही सेकेंड, 0 से 1 मीन्स 1 सेकेंड ही है, लेकिन इससे पहले कोई है ही नहीं, इसलिए ये फर्स्ट पोजीशन पे है। इसका नाम होगा फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड मतलब टाइम ड्यूरेशन तो 1 सेकेंड का है, और वो पहले नंबर पे भी है, फर्स्ट सेकेंड। बताइए 1 से 2 के बीच में ये भी एक ही सेकेंड है, लेकिन इसको बोलेंगे सेकेंड सेकेंड। ये क्या नाम हुआ सर? हिंदी में बोल दो दूसरा सेकेंड। ये होगा पहला सेकेंड, ये है दूसरा सेकेंड। ये भी एक ही सेकेंड है, लेकिन ये तीसरे नंबर पे है, इसको आपको क्या कहना है? थर्ड सेकेंड। बोलो, ये तो अंग्रेजी है यार, इसमें तो मेरे को गंदी तरीके से देखने से क्या होगा? ये तो है अंग्रेजी है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ठीक है। तो यहां से आप बताओ, अगर मैं थर्ड सेकेंड बोलता हूं तो याद रखना थर्ड सेकेंड 3 पे खत्म हो जाता है, 3 के आगे फोर्थ का राज चालू हो जाता है। तो थर्ड सेकेंड 3 पे तो खत्म हो जाएगा। अब थर्ड सेकेंड है एक ही सेकेंड, और क्योंकि वो 3 पे खत्म होता है तो ऑब्वियसली चालू कहां से होना पड़ेगा? 2 से। तो थर्ड सेकेंड, थर्ड पे फिनिश, इसी पर, और चालू कहां से होगा? उससे 1 सेकेंड पहले। जैसे मैं पूछता 10 सेकेंड का मतलब क्या होगा, तो बोलना 10 पे तो वो खत्म हो गया सर, ऑब्वियसली चालू कहां से होगा? 9 to 10 सेकेंड के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसको क्या बोलेंगे? 10th सेकेंड। सुन रहे हो गया? अगर कोई बोले 100th सेकेंड, 99 से 100 सेकेंड के बीच का जो ड्यूरेशन है उसे बोलेंगे 100वां सेकेंड। 100 पे खत्म, चालू कहां से? 99 से, तो वो 100वां सेकेंड है। 100 पे खत्म, 100 के आगे 101वां सेकेंड चालू हो जाएगा। 10 सेकेंड, 10वां सेकेंड, 10वां सेकेंड मतलब है तो एक ही सेकेंड, लेकिन वो 10वें नंबर पे है। हिंदी बोलो ज़्यादा फील है। 5वां सेकेंड है, 5 सेकेंड नहीं है, 5वां सेकेंड। सेकेंड तो एक ही है, 1 सेकेंड, लेकिन कौन से नंबर पे है? 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे 5 पे खत्म हो जाएगा वो, चालू कहाँ से होगा? 4 से 5। यानी कि जो भी सेकेंड होता है वो 1 सेकेंड पहले से चालू होता है। इसलिए मैं कुछ यहाँ पे लिखना चाहूँगा। ये चित्र तो अभी आपको वापस से अपन साइड में मैं 3-4 लिख देता हूँ जो चीज़ें तुम्हें याद करनी है। तो आज से मैंने आपसे बोला 20वां सेकेंड या 20th सेकेंड, कुछ भी बोलो, हिंदी अंग्रेजी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। 20th सेकेंड, तो इसका मतलब एक तो मेरे को बता देना, 90 से 20 सेकेंड के बीच में आ जाएगा ना। और लेकिन फिर मैं बोलूँगा टीएथ सेकेंड बता दो। टीएथ सेकेंड एक्चुअली टी पे खत्म हो जाएगा, तो चालू कहाँ से होगा? ऑब्वियसली
t-1 से t सेकेंड के बीच में, इसी को क्या बोलेंगे? टीथ सेकेंड बोलेंगे। बोलो कुछ समझ में नहीं आए तो अपनी चमकीली शक्ल को और चमकीला नहीं बनाना है, मेरे से पूछ लेना है। अंग्रेजी चल रही है, लोग बोलते हैं, तुम भी बोलो ऐसे, क्या मतलब है? 50वां सेकेंड, 50 पे ख़त्म, चालू 49 पे, 49 से 50, वो 50th सेकेंड हो जाएगा। t1 सेकेंड, टीथ सेकेंड, टी पे ख़त्म, t-1 से चालू, टीथ सेकेंड मतलब एक ही सेकेंड है, बट उसकी पोजीशन क्या है? टी नंबर पे है वो। टीथ सेकेंड है तो सेकेंड ही है ना, तो वो आपको समझ में आना चाहिए। अब इसमें और भी कुछ नाम आएंगे, ये तो एक नाम लिखा है। उसके बाद ये बताओ, अब बिगिनिंग से जब भी चालू होएगा ना, इसको फर्स्ट बोलना। जैसे कि ये बताओ, मैं आपसे ये बोलता, इस टाइम को क्या बोलोगे? 0 से 2 को बोलना फर्स्ट 2 सेकेंड। 0 से 2 को फर्स्ट 2 सेकेंड। फर्स्ट मतलब 0 से चालू होना है। 0 से 3 तक इसको बोलेंगे आप फर्स्ट 3 सेकेंड। समझ रहे हो क्या? फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 0, फर्स्ट 3 सेकेंड। फर्स्ट 2 सेकेंड मतलब 0 से 2। तो इसका मतलब अगर आपने ये बना लिया हो, है ना, 0 से, ऐसे 0 से 5 को क्या बोलोगे? फर्स्ट 5 सेकेंड हो जाएंगे वो। तो मैं उसको भी साइड में लिख देता हूँ, जो जो मेरे को नाम याद कराने हैं। ये तो पहला नाम याद कराना था। दूसरा आपसे बोल दिया फर्स्ट 6 सेकेंड, इसका मतलब भगवान के लिए क्या बोल देना? 0 से 6। या बोल दे फर्स्ट t सेकेंड, या फिर बोल दे इन t सेकेंड। इन सब का एक ही मतलब है, 0 से t सेकेंड। जैसे मैं आपसे बोलता हूं 10 सेकेंड में आप कितना चले, तो 10 सेकेंड हैं आपके पास। 10 सेकेंड कहां से? 0 से 10। 5 सेकेंड में आप कितना चले, मतलब 5 सेकेंड चले हो आप, 5 सेकेंड। 5वां सेकेंड, 5 सेकेंड नहीं चले हैं, 5वां सेकेंड है एक ही सेकेंड, उसका नाम है 5वां सेकेंड, है ना। और 5 सेकेंड मतलब कुल 5 सेकेंड होने चाहिए। वो 5 सेकेंड 10 से 15 के बीच में भी 5 ही होते हैं, 15 से 20 के बीच में भी 5 ही होते हैं। कौन से 5? या तो बताओ कौन से 5, और नहीं बोलोगे तो 0 से 5, है ना। तो इन t सेकेंड, फर्स्ट t सेकेंड, फर्स्ट 6 सेकेंड, सबका एक ही मतलब है। और कुछ नहीं बोला है तो 0 से ही चालू करेंगे। इन t सेकेंड यानी कि आखिरी से t सेकेंड, फर्स्ट t सेकेंड ही है। बताओ, ये तो फर्स्ट की बात थी। अभी मैं यहां से अगर बैक साइड से लिखना चालू करता, इसको पूछता, इसको आप बोलेंगे लास्ट 2 सेकेंड। इसको 0 से हम क्या पढ़ते थे? 0 को स्टार्टिंग बोलते थे। तो 0 से जो टाइम मेजर करोगे उसको बोलना फर्स्ट 1 सेकेंड, फर्स्ट 2 सेकेंड, फर्स्ट 3 सेकेंड, फर्स्ट 4 सेकेंड। टी पे खत्म हो जाता है तो क्या बोलोगे? लास्ट सेकेंड, लास्ट 2 सेकेंड, लास्ट 3 सेकेंड, लास्ट 4 सेकेंड। यहां से चालू कर रहे हो तो लास्ट शब्द लगाओ, यहां से चालू कर रहे हो तो फर्स्ट शब्द लगाओ। होगा ही वो तो, बिगिनिंग 0 से है, एंड टी पे है, तो क्लियर पॉइंट है। बताओ लास्ट 2 सेकेंड, तो टी में से 2 माइनस कर देना, t-2। लास्ट 5 सेकेंड, तो t में से 5 माइनस करोगे तो t-5 से लेकर t तक वो आ जाएगा। तो तीसरा आपको, क्योंकि क्वेश्चंस करेंगे ना तो उसके बीच में अंग्रेजी नहीं सीखेंगे, अंग्रेजी अभी सीख लेते हैं फटाफट। तो तीसरा आपको पता होना चाहिए, लास्ट लेट से 6 सेकेंड होते हैं, लास्ट 6 सेकेंड, तो t में से 6 माइनस करोगे, t-6 to t सेकेंड। तो लास्ट 6 सेकेंड का मतलब क्या हो जाएगा, है ना, t-6। लास्ट 7 सेकेंड का मतलब t-7 से t तक। और एक आखिरी नाम और बचा हुआ है जिसके बहुत सारे नाम हो जाएंगे, तो ठीक है ना। ये सब देख लेना भाई, आपको क्या क्या पूछा हुआ है उस हिसाब से बता देना। और फोर्थ जो है, बताइए t-1 to t सेकेंड, ये जो टाइम है t-1 से t है तो एक ही सेकेंड। देखो इनमें से इसको माइनस करोगे, t-1 तो ये 1 सेकेंड ही बचेगा, है तो ये 1 सेकेंड ही, लेकिन ये कौन सा सेकेंड है? इसको आप टीथ सेकेंड भी बोल सकते हो, लिखा था टीथ सेकेंड। और इसी का एक और नाम भी हो सकता है,
दोनों नाम दिए जा सकते हैं। लास्ट सेकंड मतलब लास्ट से एक माइनस कर दो, बताया ना। लास्ट कितना होता है टी, टी में से एक माइनस कर दिया, टी माइनस 1 से टी, तो इसको लास्ट सेकंड भी बोलते हैं, इसको टीएथ सेकंड भी बोलते हैं, वन एंड द सेम थिंग, कुछ कंफ्यूजन की बात नहीं है। लास्ट 2 सेकंड तो टी माइनस 2 से टी, लास्ट 1 सेकंड या लास्ट सेकंड टी माइनस 1 से टी, और टीएथ सेकंड भी वही होता है। तो ये सारे भैया कुछ अंग्रेजी के शब्द हैं जो आपको आने चाहिए, और अगर ये शब्द आपको आते हैं तो अपन इसके आगे कुछ पॉइंट्स और लिख सकते हैं, और वो पॉइंट अपन आज नहीं लिखेंगे, कल ही लिख लेंगे, आज समय इजाज़त नहीं दे रहा है। तो इसकी थ्योरी थोड़ी सी बाकी है, वो हो जाएगी, फिर क्वेश्चंस करेंगे अपन इसके।